सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू खान आर्मी नर्सिंग। सो आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट को। बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। एंड जैसा कि आपको पता होगा, मेरे चैनल का नाम ही खान आर्मी नर्सिंग है। सो नर्सिंग असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट, इस चीज़ में मैं ज़्यादा अपना फोकस रखता हूँ। एंड मैंने मेडिकल असिस्टेंट का हुआ या नर्सिंग असिस्टेंट का हुआ, जब भी पेपर दिया मैंने फर्स्ट बार में निकाला है। सो आज मैं इसकी फुल स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा कि आप पहली बार में इसको कैसे निकाल सकते हैं और 100% सिलेक्शन अपना एग्जाम में जो फेज 1 है उसमें कैसे लिख सकते हैं। सो मैं आगे एयरफोर्स का फेज 2 होता है, उसके बारे में भी बच्चों को बताता रहता हूँ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी पूरा डेडिकेटेड ग्रुप है, वहाँ पे 15 से 20 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। सो बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है, इसलिए मैं बोलूंगा इस पे फुल जोर लगा दो। फुल जोर लगाना इसमें जायज़ बनता है तुम्हारा। सो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि मैं कौन होता हूँ बताने वाला आपको, आप मेरी बात क्यों सुनो। तो सबसे पहले डिफेंस मेडिकल एग्जाम्स। डिफेंस मेडिकल एग्जाम्स मतलब एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट हुआ, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट हुआ, नेवी मेडिकल असिस्टेंट हुआ। सो ये सारे एग्जाम्स में मैं ज़्यादा फोकस रहा है मेरा पहले से, क्योंकि ये परमानेंट एग्जाम्स हैं एंड ये बायो से होते हैं। सो नर्सिंग असिस्टेंट का भी मैंने पहली बार निकाला, मेडिकल असिस्टेंट जो नेवी का था वो भी पहली बार निकाला। बट अनफॉर्चुनेटली जब मेरी एज थी तब एयरफोर्स की मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती आई नहीं। अब एज निकल चुकी है तो अब आई है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। उसके बाद आर्मी NA 2 परमानेंट, मतलब 2 बार मैंने इसका पेपर निकाला हुआ है। इस बार जो पेपर हुआ है मुझे उसमें भी श्योर लग रहा है कि मेरा पेपर निकल जाएगा। तो पिछली बार भी मैंने फर्स्ट बार में पेपर निकाला था। नेवी MA फाइनल मेरिट। सो आपको ये चीज देखनी क्यों जरूरी है, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड भर्ती है। ये जो साइंस से रिलेटेड भर्ती है मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती है। सो नेवी मेडिकल असिस्टेंट में भी मेरे फाइनल मेरिट की अब आने वाली है, अगले वीक आ जाएगी, उसमें पता चल जाएगा कि फाइनल सिलेक्शन होता है या नहीं। यूपी पुलिस, SSC GD, एयरफोर्स वाई ग्रुप की मेरी ज्वाइनिंग थी जो मैंने करी नहीं। ऐसे बहुत सारे मैंने एग्जाम्स दिए हैं, तो इसलिए स्ट्रैटेजी का मुझे पता है कि स्ट्रैटेजी कैसे बनानी होती है। सो एयरफोर्स का भी मैंने देख लिया है, आर्मी के भी मैंने पेपर निकाल लिए हैं एंड नेवी का तो मैंने निकाल ही लिया है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एयरफोर्स में ऐसा क्या है कि एयरफोर्स में इतने सारे बच्चे आउट हो रहे हैं। आपने आजकल सुना होगा कि एयरफोर्स में इतने सारे बच्चे, कोई SRT में आउट हो गए, कोई मेडिकल में आउट हो गए। तो मेडिकल असिस्टेंट के लिए भी वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो IF GD का हमारा ग्रुप था, GD आपका भी होगा, मेडिकल असिस्टेंट का भी होगा। तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उसमें बहुत सारे बच्चों का जो GD था, जो स्टेज 2 था, वो क्लियर हुआ। यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। मैं सारे दिखाने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो उसके बाद एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट के सारे स्टेजेस क्या होते हैं। सो एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का आप दे रहे हैं, ये और भर्तियों की तरह नहीं है और जो रिक्रूटमेंट आती है उसकी तरह नहीं है। बिल्कुल उसकी तरह मत मानना, उसकी तरह मान लिया तो भाई डूब जाओगे। सबसे पहले इसमें जो इसका एग्जाम है, एक तो वही हार्ड है, चलो हो गया, एग्जाम हो गया हमारा, एग्जाम कट ऑफ हार्ड जाएगी, चलो वो हो गया। उसके बाद हम फिजिकल देखते हैं, फेज 2। फेज 2 में SRT में ही 30 से 40 बंदों को आउट करें, 30 से 40% बंदों को, मतलब जिन्होंने अपना पेपर निकाला उनमें से 30 से 40% SRT में ही आउट हो रहे हैं, सोचो। और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में वैसे आउट करते हैं। और उसके बाद मेडिकल में 70% आउट वैसे ही होते रहते हैं। आप डेली का अपना वो देखना, जो आज डेली जो वो आ रहे हैं, रिव्यू आ रहे हैं, किसी किसी जगह पे 45 में से सिर्फ 2 बंदे पास करे मेडिकल में, किसी किसी जगह पे 45 में से सिर्फ 8 बंदे पास करे मेडिकल में। सो इस चीज का भी खेल बहुत है कि आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी तो बना लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, इतना मेहनत कर लोगे, बट उसके बाद भी अगर आपको फेज 2 में निकाल दिया जाता है तो वो भाई सबसे बुरी बात होती है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, फेज 2 की भी अपनी तैयारी साथ साथ लेके चलना। मैंने फेज 2 के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस डाल रखे हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हो। उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है, पूरा प्रैक्टिकल करके बताया हुआ है कि पुशअप्स कैसे लगाने हैं और डिफरेंट चीज कैसे लगानी है, मेडिकल में क्या ध्यान रखना है। सो उसके बाद हम देख लेते हैं इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एग्जाम डेट क्या है। सो एग्जाम की कट ऑफ ज्यादा जाएगी क्योंकि ऑल इंडिया भर्ती है, तो एग्जाम की कट ऑफ ज्यादा ही जानी है। इसकी 25 सितंबर को इसका एग्जाम होगा, मतलब आपके पास अभी 2 महीने बचे हैं बस। 25 सितंबर आने में अभी 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में इसकी आराम से तैयारी हो जाएगी। आप बस फॉलो करना मैं क्या बताता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसके 31 जुलाई को खत्म होने हैं, मतलब 4-5 दिन बचे। अगर आप इसने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से भर दो, लास्ट में जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाएगी। उसके बाद 10+2 में आपके पास बायो होनी चाहिए, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10+2 में आपके पास बायो होनी चाहिए। और आपकी एज 2 जुलाई 2005 से पहले की नहीं होनी चाहिए। आपकी एज जितनी भी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ देखना 2 जुलाई 2005 से पहले ना हो। और 12th में जो बच्चे अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, मतलब इसी साल जिन्होंने अपना 12th पास किया है, वो भी अब इस भर्ती को भर सकते हैं।
उसके बाद सबसे मेन चीज आती है एग्जाम पैटर्न। मैं इस पे स्टार लगा देता हूँ क्योंकि सबसे फर्स्ट आपका एग्जाम पैटर्न ही है एंड एग्जाम की कट ऑफ मुझे लगता है हाई जाएगी। सो एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। इसमें थोड़ा अलग से लिखा हुआ है बट मैं उसको सिंपल वे में आपको समझा दूंगा कि क्या लिखा है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 45 मिनट्स। 45 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा। कंप्राइज इंग्लिश एज पर 10+2 CBSE सिलेबस। मतलब इंग्लिश होगी 12th की इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि आप 12th की बुक उठा दो, ये कंपटीशन की इंग्लिश होती है और ये अलग ही होती है। और रागा होगा आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज, इसको सारा मैं सम अप करके बता दूंगा आपको। सेम एज वाई ग्रुप, जो सिलेबस है वो बिल्कुल वाई ग्रुप का सेम है। तो इससे आपको एक चीज की दिक्कत नहीं पड़ने की है कि आपको कोचिंग या आप क्लासेस देखें, मुझे क्लासेस नहीं मिल रही। भाई क्लासेस वाई ग्रुप की फुल अवेलेबल है, यूट्यूब पे हजारों क्लासेस अवेलेबल है, तो आपको उसकी दिक्कत नहीं होगी। एंड देन इंग्लिश 20 मार्क्स की आएगी, रागा जो है वो 30 मार्क्स की आएगी। सो रागा क्या होता है, लोगों को रागा ही नहीं पता रागा क्या होता है। रागा में 10 से 11 नंबर, 10 से 11 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 10 से 11 मैथ के आते हैं और 9 जीके के आते हैं, 9-10 जीके के आते हैं। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है पर रेशियो इतना ही रहता है, 10 मैथ के मान लो, 10 रीजनिंग के मान लो, 10 जीके के मान लो। सो ये है आपका सारा जो एग्जाम पैटर्न है वो रहता है। अब इसके हिसाब से देख लो आपको कैसे पढ़ाई करनी है, मैं आगे बताता हूँ। सो एक इंपॉर्टेंट चीज, परमानेंट है इसलिए कट ऑफ इसकी हाई जाएगी। 40 मार्क्स तो आपको टारगेट करने ही है इसमें 50 में से। 40 मार्क्स 50 में से इसको टारगेट करने ही है। इसकी कट ऑफ क्यों हाई जाएगी, क्योंकि ऑल इंडिया है, पूरे स्टेट्स की एक साथ मेरिट लगेगी। पहले जो थी ये स्टेट वाइज आ रही थी, एक एक स्टेट के अलग अलग बंदे भर रहे थे, पर अब ऑल इंडिया मेरिट है। तो स्टेट्स लाइक यूपी, राजस्थान और बिहार, इनकी कट ऑफ जो है हमेशा से ही आई जाती है। यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साउथ में या फिर नॉर्थ ईस्ट में पढ़ने लिखने वाले बच्चे कम होते हैं, पर यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा ही रहता है। सो इन बच्चों से आपको मुकाबला होगा, तो आपको अपनी कट ऑफ जो है वो देख के चलनी है, आपको नंबर ज्यादा लाने हैं। सेम एज वाई ग्रुप, मतलब वाई ग्रुप का सेम सिलेबस है, तो जो बंदा वाई ग्रुप की पहले से तैयारी कर रहा है उसके लिए तो और आसान हो जाएगा इसको क्रैक करना, तो इसलिए कट ऑफ और हाई जाएगी। और परमानेंट वैसे है तो कट ऑफ तो हाई जानी है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। कट ऑफ वट ऑफ हमने सब देख ली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आती है आपकी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। मैंने पहली बार में मैंने एक ही बार वाई ग्रुप का पेपर दिया, पहली बार में निकाल दिया। नर्सिंग असिस्टेंट का एक ही बार दिया, पहली बार में निकाल दिया। अपना नेवी मेडिकल असिस्टेंट का पहली बार में दिया, पहली बार में ही निकाल दिया। तो ये होता कैसे है। सो सबसे पहले मेन है एग्जाम फोड़ दो। एग्जाम फोड़ो, सबसे मेन यही है। एग्जाम में आपके 100% ये होना चाहिए कि आप मेरिट लिस्ट से 2-3 नंबर आपके ज्यादा ही हो। जितनी भी मेरिट बने उससे 2-3 नंबर आपके ज्यादा ही हो। तो एग्जाम को आपको क्रैक करना आना चाहिए, एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो अब ये करना कैसे हमें। सो सबसे पहले हमको अपनी इंग्लिश जो है वो परफेक्ट करनी है, क्योंकि इंग्लिश इसमें 20 मार्क्स की आ रही है। इंग्लिश इसमें परफेक्ट करनी है। इंग्लिश का वेटेज इसमें 40% है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपका 40% वेटेज लेके इसमें घूम रहा है। और इंग्लिश थोड़ी इजी भी होती है। इंग्लिश में आप 20 आउट ऑफ 20 भी कर सकते हैं। बहुत पॉसिबल होता है कि आप इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 कर दें। सो सबसे मेन चीज तो यही रहेगी कि इंग्लिश में आप अपना 100% करो और इंग्लिश अपनी पूरी परफेक्ट कर लो। सो सिंस आपको 40 मार्क्स लाने 50 में से, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2-3 सब्जेक्ट आप अपने बिल्कुल परफेक्ट रखो। तो इंग्लिश के बाद इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश ऑनर्स का ही स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और मैं इंग्लिश शुरू से ही अच्छी करते हुए आया हूँ। तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी मैं अगली वीडियो में ला दूंगा। इंग्लिश की प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसमें मैं पूरी आपको सोर्सेज दूंगा, पूरे वीडियो लगा के दूंगा कि भाई इस वीडियो से पढ़ना है। तो उसके बाद आता है परफेक्ट रीजनिंग एंड मैथ। रीजनिंग और मैथ को मैं परफेक्ट करने को क्यों बोल रहा हूँ, जीके को क्यों नहीं बोल रहा हूँ। भाई जीके बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। जीके आप पूरी, जब मुझे भी 1.5 साल हो गए तैयारी करते करते, पर मैं भी जब वाई ग्रुप की जीके देखी मैंने या फिर किसी भी एग्जाम के जीके देखता हूँ, आधे क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जिसमें तुक्का मारना होता है। सो ऐसी चीज जिसमें तुक्का वैसे ही मारना है, उसमें अपनी जान लगाने से अच्छा आप रीजनिंग और मैथ में अपनी पूरी जान लगाओ। क्योंकि इसमें आप जैसे रीजनिंग के अगर 10 क्वेश्चन आए तो 10 में से 10 करने में बहुत चांसेस होते हैं कि आप कर पाएं। मैथ में भी आप 10 में से 10 कर पाएं, ये इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप अपना अगर यही देख लेंगे, 20 तो आपने इंग्लिश में लिया है, 10 आप रीजनिंग में लिया है, 10 आप मैथ में लिया है, एंड 2-3 क्वेश्चन आपने जीके के तुक्के लगा दिए।
या फिर एक एक इनमें से भी गलत हो गए और 2-3 जीके में तुम्हारे सही भी हो गए 10 में से, तो भाई फिर भी तुम्हारा स्कोर 40 प्लस बन जाएगा। एंड मैं बता रहा हूँ 40 से नीचे इस बार मेरिट नहीं रहेगी, क्योंकि फाइनल मेरिट में भी उछाल आता ही है। तो 40 से नीचे तो इस बार बिल्कुल मेरिट इसकी नहीं जाएगी। सो साथ साथ एसआरटी और जीडी की प्रैक्टिस करते रहो। सो एसआरटी और मैं जीडी की प्रैक्टिस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था एसआरटी में 30 से 40 बंदे आउट होते हैं, 30 से 40% बच्चे आउट होते हैं। और ग्रुप डिस्कशन में भी आप लगा लो 10 से 20% बच्चे आउट तो कर ही देते हैं। वो 10 से 20% बच्चे आउट जीडी में करते ही करते हैं। एसआरटी में तो भाई रेशियो इतना ज्यादा बेकार है इस बार, 30 से 40% बच्चे आउट कर ही रहे हैं। सो इन चीजों की भी अपनी तैयारी साथ साथ करते रहो, साथ साथ एसआरटी एंड जीडी की प्रैक्टिस करते रहो। हमारे एसआरटी एंड जीडी का डेडिकेटेड एक ग्रुप है, उसमें जैसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका क्लियर हुआ है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मेरी वजह से क्लियर हुआ है, मैं जो पूरा इसका श्रेय है उनको ही देना चाहूंगा। भाई इतने डेडिकेटेडली अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो 100% आपका एसआरटी जीडी पेपर निकलता ही है। उसके बाद सबसे मेन चीज आ जाती है कि आपको पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना कहाँ से है। सो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि भाई मैं पढ़ूं कहाँ से, रोज की रोज मैसेज आता है। मैं उन्हें बता भी देता हूँ, फिर भी बोलते हैं भाई पढ़ूं कहाँ से, अगले दिन फिर आ जाते हैं। सो भाई एनी टीचर, किसी भी टीचर से पढ़ो, सबके पास इक्वली गुड मटेरियल है, सब इक्वली गुड पढ़ाते हैं, एक जैसा ही पढ़ाते हैं, एक जैसा अच्छा ही पढ़ाते हैं, सबके पास वो ही PYQ है, उसी से ही पढ़ाते हैं वो। सो मैं बोलूंगा किसी भी टीचर से पढ़ो, अपना टाइम वेस्ट मत करो इस चीज में कि भाई किस टीचर से पढ़ो और किस टीचर से ना पढ़े। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो इस चीज में। टीचर में बताऊंगा, टीचर जरूरी नहीं है, मैं बस कोचिंग्स बता दूंगा जिससे आप पढ़ सकते हैं। जैसे RWA हुआ, CDA हुआ, RSR हुआ, एग्जामपुर हुआ। तो मैं इन 4 का नाम क्यों लिया है भाई, मैंने इन सब से ही पढ़ाई करी है, मैं किसी एक टीचर से नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता, क्योंकि भाई एक ही टीचर से पढ़ते पढ़ते कभी कभार बोरियत आ जाती है। या फिर मैं बताऊंगा अपनी स्ट्रैटेजी किस हिसाब से रखें और ज्यादा टीचर से पढ़ने का फायदा क्या होता है। ओल्ड क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट देखना, ओल्ड क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब पिछले इनटेक की जो सारी क्लासेस थी वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो पुरानी हो गई तो बहुत बच्चों को लगता है कि भाई उनका तो बस डामाडोल हो गया, उनका कुछ फायदा ही नहीं है। भाई मैंने जो अपनी प्रैक्टिस करी थी वो मैंने 4 से क्यों करी थी, क्योंकि 10 तो प्रैक्टिस सेट इसके थे, 10 प्रैक्टिस सेट RS सर के थे, 10 प्रैक्टिस सेट CDA के थे और 10 प्रैक्टिस सेट RWA के थे। तो 10 मतलब 40 प्रैक्टिस सेट रोज मैं एक लगाता था, उससे ही मेरा इंप्रूवमेंट हुई है। मैंने चार कोचिंग से इसलिए पढ़ा है। सो मैं यही कहूंगा कि पुरानी जो क्लासेस हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। सो उसके बाद आता है पॉइंट, टीचर इज नॉट भगवान, मतलब किसी एक टीचर को मत पूछो। मैं यही बोलूंगा कि सारे टीचर से इक्वली पढ़ो। एक टीचर के पीछे पड़ जाते हो, वो शायरी तुम्हें सुनाते हैं, उनकी शायरी में तुम बह जाते हो, चाहे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो। सो मैराथन की जो क्लास होती है भाई, उनको मैं बताऊंगा मैराथन की क्लास पूरी मत देखना, मैराथन की क्लास 2x पे देखा करो। जैसे 1 घंटे की क्लास है तो उसको आधे घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करा करो। जैसे प्रैक्टिस सेट, मैं मेन जो है आपका प्रैक्टिस सेट ही बताता हूँ। प्रैक्टिस सेट जैसे ये हो गया, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट हो गया, एंड ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं। ये तो सिर्फ मैंने RWA के आपको दिखाए हैं। जैसे देखो, मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है, इंग्लिश का अलग है, टेक्निकल मैथ का अलग है, GS का अलग है। तो इतने सारे प्रैक्टिस सेट हो गए। देखो, प्रैक्टिस सेट से ही आपका जो मार्क्स है प्रैक्टिस सेट से ही इंप्रूव होते हैं। तो इतने सारे प्रैक्टिस सेट हो गए। ये तो सिर्फ एक कोचिंग है, और जब 4 कोचिंग के इतने सारे प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे तो भाई 100% आपका पेपर क्लियर होगा ही। उसके बाद आते हैं मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही, मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी मैंने कैसे कैसे करा। सो सबसे पहले तो मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था, देन उसमें से मैं स्ट्रैटेजाइज करता था, उसमें से मैं टॉपिक देखता था कौन से टॉपिक मुझे नहीं आ रहे हैं। ये देखो मेरी डायरी बनी हुई है, इसमें मैं लिखता था कि ये टॉपिक मुझे करना है। भाई अगर आपको परमानेंट सिलेक्शन लेना है, परमानेंट सिलेक्शन लेना आजकल इतना ज्यादा इजी नहीं है। आपको परमानेंट भर्ती में जाना है, अगर आप ये चीज फॉलो नहीं कर पाते हैं तो भाई यहां से निकल लो। अगर 80% तक भी ये चीज आप फॉलो कर लेते हैं जो मैं बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन में बोलूंगा 100% हो जाएगा। एंड अभी भी डाउट आएंगे भैया ये कर लूंगा ये कर लूंगा, तो भाई ये चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, तुम पढ़ने लायक हो ही नहीं। तो इस वीडियो पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। इतना सब बताने के बाद भी लोग फिर भी मुझे मैसेज करते हैं भाई ये है वो है ये है वो है। भाई तुम्हें नहीं पढ़ना है, मेन चीज वो है। स्ट्रैटेजी बनाते रह जाओगे और पढ़ोगे नहीं तो सब डब्बा गोल है। तो स्ट्रैटेजी बनाओ, टॉपिक्स उसमें से निकालो, टॉपिक्स जैसे मैंने लिख रखे हैं ऐसे लिखो, उस टॉपिक को करो नोट्स के साथ, नोट्स बनाओ और ऐसी क्लासेस से उन टॉपिक को करो।
प्रैक्टिस सेट होते हैं इनके, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट होते हैं, उसमें टॉपिक भी कवर अप करा देते हैं। तो वो टॉपिक करो नोट्स के साथ। अब ये नोट्स बनाने वाला, ये जो स्टडी वाला टाइम है, लोग बंदे मिस कर देते हैं और फिर बोलते हैं भाई स्ट्रैटेजी फिर बता दो। तो भाई सेकंड पॉइंट अगर आप तुम करोगे ही नहीं तो भाई तुम्हारा इंप्रूवमेंट कैसे आएगा। उसके बाद आता है प्रैक्टिस मोर, उसके बाद और प्रैक्टिस सेट लगाओ, जैसे और प्रैक्टिस सेट हुए और प्रैक्टिस सेट लगाओ। उसके बाद वीकली मॉक होता है, ज्यादातर जो एप्स हैं उन पे वीकली मॉक होता है, संडे टू संडे मॉक होता है। तो उसमें आप अपनी जो पूरी अपनी तैयारी है वो चेक कर सकते हो। 50 मार्क्स का ये पेपर होता है, उसमें से हर वीक आप पेपर लगाते चले जाएंगे तो आपको अपनी जो तैयारी है उसका भी पता लगता रहेगा कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है। उसके बाद आज का मैं आपको टास्क बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे भाई क्या करूं, ये करूं वो करूं। तो आज का मैं टास्क बता देता हूं, अगर ये आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो भाई निकल लेना। तुम्हारे लिए ये तैयारी नहीं है, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग में ये बैठा हुआ नहीं है, या तो तुम इस चीज के लिए सीरियस नहीं हो कि परमानेंट भर्ती हमें मिली है तो उसके लिए मैं स्टडी करूं या उसके लिए पढ़ूं। सो भाई आज का टास्क मैं दे देता हूं आपको। एक इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लगाना है, कोई भी, जैसे ये सारे प्रैक्टिस सेट है, इनमें से कोई भी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लगा लेना। RW हुआ, CD हुआ, RS हुआ, किसी से भी लगा लेना। और एक रागा का प्रैक्टिस सेट लगाना है और उसके टॉपिक लिखने हैं आपको कि कौन कौन से टॉपिक से आया है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऐसे ही आपको लिखने हैं कि कौन कौन से टॉपिक से उसमें दिया हुआ है। अगर आप इतनी सिंपल चीज भी, मतलब जिसमें आपको दिन का 1 से 1.5 घंटा लगेगा, अभी कर लोगे तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा बस। अगर आप वो भी नहीं कर पाते हो तो भाई आप ये हो, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लूजर, नर्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको बोलते हैं लूजर। अब डिसाइड कर लो, मैंने आपको पूरा गोल दे दिया आज का, परमानेंट भर्ती है, ये 2 चीज करके दिखा दो, आपकी आगे जो आदत होती है पढ़ने की वो आराम से अपने आप बन जाएगी। ये 2 चीज करके दिखा दो बस, एक कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा लो और एक कोई भी रागा का सेट लगा लो। सो ये एनालाइज करने के बाद मैं आज ने जैसे आपको आज का पूरा गोल दे रखा है, मुझे ये एनालाइज करके टेलीग्राम पे भेज देना और मैं आपको बता दूंगा कि आपने ठीक से एनालाइज करा है या नहीं। सो टेलीग्राम का जो ग्रुप लिंक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां पे भेज देना। सो क्योंकि ये परमानेंट भर्ती है और मैं ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों का देखता हूँ, मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती ही देखता हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि इसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो, इसलिए मैंने आज का टास्क दे दिया है। लिंक टेलीग्राम का कमेंट सेक्शन में से देख लेना और वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। रोज़ मैं 20 से 25 बंदों को रिप्लाई करता हूँ, सो आपको बता दूंगा आपने ठीक से एनालाइज किया है या नहीं। सो यही थी सारी स्ट्रैटेजी। अब देखो मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता, आपको मैंने आज का टास्क भी दे दिया है कि आज क्या करना है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बिल्कुल आपका सब्जेक्ट वाइज आएगी कि एक एक सब्जेक्ट आपको कैसे प्रिपेयर करना है। इंग्लिश का मैं अलग से लाऊंगा, जीके का अलग से लाऊंगा और मैथ का अलग से लाऊंगा, रीजनिंग से का अलग से लाऊंगा। सो अलग से मतलब कि इंग्लिश का अलग आ जाएगा, रागा का पूरा अलग आ जाएगा भाई। उसमें मैं टॉपिक वाइज पूरे अच्छे से समझाऊंगा, जैसे मैंने नर्सिंग असिस्टेंट में किया था, जिसका मैंने पेपर दिया था, एंड जिसका जैसे मैंने मेडिकल असिस्टेंट में भी किया था नेवी का, जिसका मैंने एग्जाम निकाला है, बिल्कुल फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहा हूँ, उसका भी मैंने ऐसे ही किया था एंड लोगों को बहुत हेल्प हुई थी उसकी। मैं आपको पर्सनल नोट भी अपने दे दूंगा, टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा पर्सनल नोट। सो बस ये है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सो टेलीग्राम ये है हमारा सैम खान डिफेंस, यहाँ पे हम डेली बात भी करते रहते हैं, कमेंट सेक्शन में बात भी होती रहती है, आपका कुछ भी डाउट हो वहाँ पे आप मुझे पूछ लेना। सो यही थी आपकी एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की स्ट्रैटेजी। अगर आपका अभी भी कुछ डाउट रह गया है सो भाई पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट। मैंने GD से लेके SRT से लेके सब कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। सो वीडियो मैंने थोड़ी सी लंबी रखी क्योंकि भाई छोटी वीडियो रख के उसमें मैं व्यूज लिया हूँ पर आपको कोई हेल्प ना हो, उससे बेटर है कि मैं लंबी वीडियो रखूं एंड जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल एक टॉप नॉच ऐसी स्ट्रेटेजी लाऊं जिनसे उनको हेल्प हो, असली में हेल्प हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। खान आर्मी नर्सिंग, आपकी एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की स्ट्रैटेजी। मैंने आर्मी NA का निकाला है, इस बार भी आर्मी NA का निकाला है, अगले महीने उसमें पक्का मेरा फिजिकल में नाम आएगा मुझे लग रहा है। एंड मेडिकल असिस्टेंट में भी फाइनल मेरिट लिस्ट है, उसमें देखते हैं क्या होता है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है, इसमें कोई चूक मत करना। अगर आपके पास 2 महीने अभी बचे भी हुए हैं तो भाई 2 महीने इनफ है। अगर 1 महीना भी होता तब भी मैं बोलता कि 1 महीना इनफ है
इस भर्ती को क्रैक करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।